हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 6 हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग पहले तो मैकॉले के विवरण के बारे में देख चुके थे। 1835 का ये अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था और ये भी फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और क्या था, कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन ना दिया जाए। और इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब क्या हो गया, अब क्या था, अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। तो इस प्रकार से मैकॉले के विवरण था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। ठीक है, तो ये कब था फ्रेंड, 1854 में। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में क्या क्या एक नोट भेजा और कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए। तो किसके, चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए। और इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस संदेश को क्या नाम दिया गया, किस नाम से जाना जाता है, वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, यानी कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। और उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से जो भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और क्या फ्रेंड, देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। तो क्या है फ्रेंड, यदि यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो क्या होगा, उनकी जो रुचि है, जो आकांक्षा इच्छा है, उसमें भी क्या होगी, बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की क्या होगी, मांग पैदा होगी। और यहाँ के जो लोग हैं वो यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। और ये देखिए, यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं यानी सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान भी होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वुड की नीति पत्र है ना, तो इसमें क्या तर्क दिया गया था, तो यहाँ के जो भारत के लोग हैं, इनके चरित्र के उत्थान के बारे में भी तर्क दिया गया था कि इससे क्या होगा, वो लोग सत्यवादी बनेंगे। ये जो भारत के लोग हैं ना, ये सत्यवादी बनेंगे और ईमानदार बन जाएंगे। और फलस्वरूप कंपनी के पास क्या होगी, भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। यानी कंपनी अपना अच्छा मुनाफा कमाने के लिए, अच्छा कंपनी चलाने के लिए कितने सारे तरीके निकाल रहे थे। ठीक है, दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, तो जो दस्तावेज के मुताबिक है, जो दस्तावेज है उसके मुताबिक पूरब का जो साहित्य है उसमें कई सारे भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था। बल्कि ये लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व, न तो क्या है, काम के प्रति दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी है, न तो समर्पण का भय पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। तो किस प्रकार से तर्क था,
वुड नीति पत्र में ना, वुड के नीति पत्र में। और ये देखेंगे 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए और सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, और ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर क्या हो, सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। और 1897 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। 1897 में क्या हो रहा था फ्रेंड, मेरठ और दिल्ली में जो सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो उसी समय क्या हो रहा था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की क्या हो रही थी, स्थापना की जा रही थी। और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। अब देखेंगे, ये चित्र के बारे में जानेंगे, देखते हैं। ये 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय है। देखिए बम्बई विश्वविद्यालय किस प्रकार से 19वीं सदी का। अब हम लोग आगे देखेंगे नैतिक शिक्षा की मांग क्या है। तो नैतिक शिक्षा 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया, और प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है, और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। तो जब 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर क्या विरोध किया, और प्रचारकों का क्या मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है, और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव होगा। देखिए किस प्रकार से उन लोगों का मानना था कि नैतिक शिक्षा अगर नैतिकता उत्थान करना है तो ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। अब बताइए, क्या हम भारतीय नैतिकता में कमी थे क्या? अठारह तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों की विरुद्ध थी। तो जो 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में प्रचारक गतिविधियों की विरुद्ध थी, और कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा, और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। और ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने क्या किया, अंततः सेरारामपुर में अपना मिशन खोला। तो कहाँ पर खोला फ्रेंड्स? सेरारामपुर में अपना मिशन खोला, और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया, और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। तो 1800 में छापाखाना लगाया गया, 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी, और सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। तो ये सरकार को क्या लगता था कि जो स्थानीय रीति रिवाज है, व्यवहार है, जो मूल्य मान्यता है और जो धार्मिक विचार है, तो इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को क्या कर सकती है, भड़का सकती है। ये देखिए इसका स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक हैं विलियम केरे, जिसने सेरारामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। देखिए कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरारामपुर कॉलेज है। अब देखेंगे स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो विलियम एडम की रिपोर्ट देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक ग्रामीण पाठशाला है, और यहाँ फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिरी में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। ये क्या है? विलियम एडम की रिपोर्ट है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार की जेलों का क्या दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि
बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थे, यानी पाठशालाएँ हैं। और बहुत छोटे-छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर क्या होते थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले जो बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। और ये जो पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। जो धनी लोग होते थे उसके द्वारा चलाया जा रहा था और स्थानीय समुदायों के द्वारा चलाया जा रहा था। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, स्वयं टीचर के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी और शिक्षा का तरीका क्या था, काफ़ी लचीला था। आप आज यानी आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। यानी आज हम लोग जिस तरह की शिक्षा का स्कूलों से उम्मीद रखते थे, उसी प्रकार की शिक्षा यानी लचीला शिक्षा पहले ही हमारे देश पर मौजूद थी। कुछ हद तक क्या थी, उपस्थित थी यानी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। इस प्रकार का बहुत सारे तामझाम का कार्य नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। जैसे कि क्या हो रहा था, बेंच कुर्सियाँ नहीं होता था और जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी नहीं होता था और अलग से जो कक्षाएं होती है ना 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कक्षाएं भी नहीं होती थी। और जो बच्चों की हाजिरी होती है ना, अटेंडेंस, वो भी उस समय इसका इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। साल भर का एग्जाम और कोई समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। और कुछ पाठशालाएँ क्या होती थी, बरगद की छाँव में ही चलती थी। पेड़ के पास ही, जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, बरगद का पेड़ के पास ही यहाँ इस तरह से पाठशालाएँ चलाई जाती थी। तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में, मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों को की फीस जो है ना, उनके माँ-बाप की आमदनी से तय होती थी। तो किस प्रकार से उसके माँ-बाप का इनकम है, उसके अनुसार से बच्चों की फीस तय की जाती थी और अमीरों को ज़्यादा फीस देना पड़ता था और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा कैसे होती थी, मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। जैसे बच्चा है उसी प्रकार उसकी ज़रूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती थी और ये शिक्षा गुरु ही तय करते थे। और वो जो पढ़ाई होती थी ना, मौखिक होती थी और विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग-अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। और एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। तो ये जो लचीली प्रणाली है, तो ये स्थानीय लोकल इलाके के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है, ठीक है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय क्या करते थे, खेतों में चले जाते थे और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं क्या होती थी, दोबारा शुरू हो जाती थी। और इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। यदि जब फसल उगती थी उस समय जब खेतों में काम करने जाते थे उस टाइम क्या करती थी, स्कूल बंद रहती थी और जैसे ही फसल का काम ख़त्म होता था वैसे ही स्कूल खुलती थी, ठीक है, यानी पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम क्या होता था कि जो साधारण काश्तकार के बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर सकते थे। अब आगे देखेंगे कि नई दिनचर्या पर नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था और इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। और 1854 के बाद क्या हुआ, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया और कंपनी ने क्या किया, कंपनी का मानना था कि उसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। जो कंपनी है एक नई दिनचर्या यानी नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को क्या करता था, पाठशाला को और व्यवस्थित करना चाहते थे। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। तो कंपनी ने क्या चाल खेला कि बहुत सारे पंडित हैं ना, उसको सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से क्या हुआ, जो प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। अब क्या हुआ, पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था।
और प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजे। तो किस प्रकार से अंग्रेजों का चाल यानी तरीका सौंपा पंडितों के ऊपर, ठीक है। तो प्रत्येक गुरु को क्या क्या निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भी भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार क्या करें, पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। अब विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें और नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का क्या करें, पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। अगर कोई पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थे तो उन्हें कोई सरकारी सहायता भी नहीं दी जाती थी। और जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों को पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने क्या होने लगे, कमजोर पड़ने लगे। तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने नियम बनाया और यहाँ के गुरुओं को किस प्रकार से तरीका सिखा दिए, अलग अलग तरीके ना। और इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, और क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी, तो इस नए नियम से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होने लगी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, और वह कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था। जबकि उस समय गरीब बच्चों के यानी जो गरीब घरों के बच्चे होते थे ना, खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था तो उससे क्या होती थी, अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। इस प्रकार से नियम लागू कर दिया। अब देखेंगे अरविंदो घोष के बारे में। तो अरविंदो घोष 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक क्या होगा, लोगों तक पहुंच सके। और अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो जो मूल शिक्षा है उस पर भी जुड़े रहे और साथ में जो नया शिक्षा है उसको भी सीख पाए, यानी उसका भी लाभ अच्छा से ले। तो ये अरविंदो घोष का मानना था। और इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए, यानी जो हस्तकला है उसको भी सीखना चाहिए, और ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। अगर वो स्कूल छोड़ देते हैं तो उसके अनुसार यानी जैसा संभव हो इस प्रकार से उसको काम मिल सके, रोजगार मिल सके। ठीक है, अब देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची है क्या। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के विचार यानी व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, और उन्होंने क्या है, अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे जो नए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। और इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम लोग यानी अध्याय 8 में पढ़ेंगे। और परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, तो उनमें से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। और इसके बाद में और आगे देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा ने
फिर आगे देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग क्या है, पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। तो ये महात्मा गांधी का कहना था। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा की विष भरा है, ये जो शिक्षा है ना, इस शिक्षा में विष भरा है और ये पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इनके मुताबिक पश्चिम से आने वाले हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे और महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर क्या करे, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्र आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को क्या करें, बताएं कि अभी गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। आगे देखेंगे महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए और उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है और उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। तो अंग्रेजी में जो दी जा रही शिक्षा है वो भारतीयों को क्या कर रहे हैं, अपाहिज बना देती है और उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देता है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देता है। ठीक है। और उनकी राय में क्या है, जो विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से क्या करते हैं, घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। और महात्मा गांधी का फिर आके कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। तो जो पाठ्य पुस्तक है ना, तो उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और जीवन का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए और जो उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने से यानी जो पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना है। तो महात्मा गांधी की राय में क्या था, केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। ऐसे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता क्या होती है, दोनों विकसित होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे 1940 का एक चित्र है। ठीक है, शांति निकेतन का है, किस प्रकार से बैठा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर है, इधर महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार से लड़की बैठा हुआ है शांति निकेतन में। ठीक है, अब देखेंगे स्रोत नंबर 3 का, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह यानी मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। यानी जो मनुष्य है उसका शरीर, उसका दिमाग, उसका भावना, ये तीनों भाव श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। और साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उनकी शुरुआत है, यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को क्या करती है, शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें क्या करती हैं, उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें क्या करेंगे, शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का क्या मानना था कि जो दिमाग और आत्मा है तो सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। अगर वह हस्त कौशल में निपुण है, शिक्षा के साथ साथ हस्त कौशल में निपुण है, तो उसका दिमाग और आत्मा सर्वोच्च विकास कर सकती है और इसमें संभव हो सकता है। अप्रत्यक्ष हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से ही पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को क्या होना चाहिए, प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो कैसे क्या हुआ, प्रत्येक क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
तो ये द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 72 से लिया गया है, पृष्ठ संख्या 79 का है। आगे देखेंगे जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। अब देखेंगे टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। ठीक है, तो जो टैगोर है ना, तो उसको अंग्रेजी विद्यालय अच्छा पसंद नहीं था, अंग्रेजी स्कूल पसंद नहीं था, चारों तरफ से बंद, बीच में टीचर अपना ज्ञान देते हुए जिसमें बच्चों को काफ़ी सभी बच्चे उस पर क्या होते हैं उस पर भाग नहीं ले सकते हैं, उस पर नहीं बोल सकते, अपना फोकस भी नहीं जमा सकते हैं। तो इस प्रकार से टैगोर भी उसी में से एक था जिसमें उसको मन नहीं लगता था और वो इधर उधर ताकते थे। कक्षा के समय वो इधर उधर ताकते थे, उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। अब आगे देखेंगे कि कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया था। तो जो कलकत्ता है ना, वहाँ पे अपना यानी टैगोर का स्कूल जीवन के अनुभव ने उनको क्या किया था, काफ़ी कुछ चीज़ों से उसको प्रभावित किया था और प्रभावित हुआ था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ क्या किए बच्चे खुश रह सके, बच्चे खुश रह सकें, ऐसा ना कि एक जेल में बंद किया हुआ हो। इस प्रकार का स्कूल उन्हें पसंद नहीं था टैगोर को। ठीक है, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। जो टैगोर है ना, उसको मानना था, उसका लगता था कि जो बचपन का समय है ना, वो खुद से करने और सीखने का समय होता है और समय होना भी चाहिए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से क्या होते थे, मुक्त होना चाहिए। तो जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई जो शिक्षा व्यवस्था है उसके कड़े और बंधनकारी अनुशासन से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, जो शिक्षक हो ना वो कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर क्या होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। तो जानने की चाह यानी क्यूरियोसिटी उत्पन्न कराने वाले शिक्षक हो। और टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते थे। जो वर्तमान स्कूल है उसमें क्या है, बच्चे की जो रचनाशीलता है उस पर चकित होने की उसके जो स्वाभाविक गुण है उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। तो बहुत सारे लोग भी थे जो महात्मा गांधी और टैगोर की शिक्षा के बारे में एक जैसे राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। क्या फर्क थे कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, लेकिन टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी जो महात्मा गांधी है ना, वो सभ्यता और जो पश्चिमी सभ्यता और मशीनी जो प्रौद्योगिकी है तो उसका आलोचक थे, उसके विरोधी थे। लेकिन महात्मा टैगोर क्या थे, जो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का श्रेष्ठ तत्व है तो उसमें दोनों में मिलन हो यानी सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। ठीक है, तो क्या क्या फ्रेंड,
तो कला संगीत और नृत्य के साथ साथ क्या क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौका मिले। यानी उनका क्या मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। और इसके विपरीत क्या होती थी, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। और कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो इस प्रकार की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो देखिए ये चित्र है, एक कोयम्बटूर के प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे हैं। और 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक है, ये कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे हैं और 20वीं सदी का प्रारंभ का है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई फ्रेंड। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी और आप लोग समझने का कोशिश भी कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और ये जो है ना, हम लोग इस चीज़ को नहीं देखे थे। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रहा है और 1930 का दशक का है। आसपास का माहौल देखने से चारों तरफ क्या है, पेड़ और खुली जगह। इस चित्र में देखिए पेड़ और खुली जगह है। ठीक है, शिक्षा चल रही है एकदम खुली जगह पर। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये शांति निकेतन का है, 1930 का है। ठीक है, 1930 का दशक का है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ।